जय हिंद एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का केसरी बैच में, जिसमें कि हम लोग साइंस वाले सेक्शन में सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आपका बायो का सेल वाला चैप्टर। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा कि सेल से जो है आपके सीडीएस में काफी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जिसके एंड में मतलब हम आप इसका जो है पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। पहले इसको पूरा अच्छे से कवर करेंगे सेल वाले चैप्टर को, उसके बाद लास्ट में सीडीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, ट्राई करेंगे कि एक ही क्लास में यानी कि वन शॉट में हम लोग इस पूरे चैप्टर को कवर कर पाए। आपको मालूम है कि जो सेल है वो एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। बेसिक मतलब क्या होता है कि फंडामेंटल यूनिट है ना। फंडामेंटल का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई पूरी जो बॉडी है ना, पूरी बॉडी इन सेल से ही मिलके बनी हुई है, राइट। अगर अब आप देखो सेल के पास कुछ कोर यानी जेनेटिक मटेरियल होगा, है ना, न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद उसमें कुछ ऑर्गेनेलीज आती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ईआर, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेम्ब्रेन बाउंड होता है आपका सेल, है ना। उसके बाद कुछ एनवायरनमेंट भी होता है जो उसको एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बोल लो जिसको, या फिर जो सिग्नल्स के लिए हेल्प करेगा आपकी, राइट। तो चलो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल बायोलॉजी, बायोलॉजी फंडामेंटल्स। ठीक है, सेल बायोलॉजी से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है कि सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं। द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, क्या याद है किसी को? इट इज नोन एज साइटोलॉजी, है ना। स्टडी की मतलब स्टडी जो होती है सेल की, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। जेनेटिक मटेरियल में डीएनए, आरएनए, जीन्स हमें पढ़ना है। सेल स्ट्रक्चर में हमें उसकी ऑर्गेनेलीज और मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है, राइट। उसके बाद सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन रेगुलेशन भी होती है सेल में। मेटाबॉलिज्म में एनर्जी और एनर्जी के पाथवेज जो हम लोग लाइफ प्रोसेस में पढ़ते हैं, राइट। अब हम एक टाइम लाइन पर आ जाते हैं कि भाई किस तरीके से सेल बना, कैसे डेवलप हुआ, किन्होंने डेवलप किया, और कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से डेवलप होके आई हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने डिस्कवर किया था सेल को। तो अगर सेल की डिस्कवरी पूछेंगे तो रॉबर्ट हुक को जाती है, लेकिन इन्होंने कैसा सेल डिस्कवर किया था बेटा? डेड सेल डिस्कवर किया था। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर लेना, लिख लेना। डेड सेल डिस्कवर किया था, साथ साथ उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। ठीक है, इस बार आपका एनडीए में एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो मतलब एनडीए सीडीएस थोड़ा पैरेलल ही चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बुक्स जो होती आती हैं यहाँ पर, वो साथ साथ चैप्टर में कवर करते जाना है। जो भी साइंटिस्ट है उनकी कोई अगर फेमस बुक हो तो यहाँ पर इनकी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल डिस्कवर किया था, और बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। उसके बाद लिवन हुक, एंटोन वॉन लिवन हुक इनका पूरा नाम था। इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। तो एक तरह से आप ये लगा लो कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है? लिवन हुक ने। ठीक है, देन थर्ड नंबर पे कौन आए हैं? थर्ड नंबर पे आए हैं हमारे ये रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। देन पुरकिंजी, पुरकिंजी, पी से पुरकिंजी और पी से प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म उन्होंने डिस्कवर किया। प्रोटोप्लाज्म जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। तो लिविंग कंटेंट क्यों बोलते हैं इसको? अच्छा, लिविंग कंटेंट बोलते हैं, पहली बात तो इसको कहा किसने लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल? ये किसने बोला था? इट वाज सेड बाय या स्टेटेड बाय हक्सले। ठीक है, HUXLEY, हक्सले ने ये बोला था। ठीक है, उसके बाद आते हैं फिफ्थ नंबर पे आपके पुरकिंजी, सॉरी ये विर्चो। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने क्या स्टेटमेंट दी थी? रुडोल्फ विर्चो सेड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो भी सेल आप देख रहे हो वो कहीं ना कहीं पुराने सेल से ही बन के आ रहा है। यानी कि यहाँ पे एक ऑलरेडी सेल था, वो ही नया सेल दे के जा रहा है, या तो वो डिवाइड होके दे रहा है, ठीक है, या वो खुद की रिप्लेसमेंट के तौर पे एक नया सेल दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सेल है कहीं से प्रकट नहीं हुए हैं ना, ये पुराने लिविंग सेल से ही बन के आए हैं, डिस्कवर नहीं हुआ है कोई, मतलब कोई नई चीज नहीं है। बट हाँ, पहले से ही जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी, है ना। और स्केल्टन एंड जो श्वान थे, इन्होंने इंडिपेंडेंटली सेल थ्योरी बनाई थी। तो ये दोनों पॉइंट्स में आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि फॉर्मुलेट किया था सेल थ्योरी को स्केल्टन एंड श्वान में। टाइमलाइन की बात करें तो पहले इनका नाम आएगा, फिर बाद में विर्चो का नाम आएगा। ठीक है, रुडोल्फ जो है, रुडोल्फ विर्चो था इनका पूरा नाम। रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई किया था सेल थ्योरी को। ठीक है, मॉडिफाइड सेल थ्योरी इन्होंने दी थी। जो सेल थ्योरी स्केल्डीन एंड श्वान ने दी यहाँ पर, उसी को मॉडिफाई किया था रुडोल्फ विर्चो ने। और क्या उसमें ऐड किया था? ये ऐड किया था कि ऑल द लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब आप एक तरह से लगा लो कि ये इन्होंने प्लस किया था इसमें, कि सारे जो इन्होंने स्केल्टन एंड श्वान ने फिर क्या बोला, इन्होंने सेल थ्योरी में ये बोला था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, जितनी भी लिविंग चीजें हैं ना धरती पे, वो सब सेल से बनी है। कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या है? सेल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद रुडोल्फ विर्चो ने बोला कि वो सेल्स आए कहाँ से? पुराने सेल से आए। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुछ सेल ऑर्गेनेलीज पर। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज में सबसे पहले आती है आपकी प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो है, जैसा लिखा है यहाँ पर, ओनली इन प्लांट सेल्स, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। प्लास्टिड जो है, देयर आर
मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, जिसमें से कि एक टाइप होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्या, क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड होता है क्या, ल्यूकोप्लास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखना कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। ठीक है, मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हैं। इसके टाइप्स हम जो देख रहे हैं वो कितने हैं, 3, जो यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया। ठीक है, क्लोरो, जो इसका नाम है क्लोरो, वो कहाँ से आया, क्लोरोफिल से आया। इसके पास क्या होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट होती है, और पिगमेंट जो क्लोरोफिल है वो क्या करवाती है, फोटोसिंथेसिस करवाती है प्लांट्स में। तो एक तरह से क्लोरोप्लास्ट का काम क्या हुआ, खाना बनवाना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग फूड किसका काम है, क्लोरोप्लास्ट का काम है। ठीक है, देन दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। जो ये वर्ड है क्रोमो, क्रोमो का मतलब क्या होता है, क्रोमो का मतलब होता है कलर। तो ये वो वाली प्लास्टिड, अच्छा क्लोरोप्लास्ट पूछेंगे कहाँ पे है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है, इन लीव्स, लीव्स में होती है ना। कौन सी लीव्स वाली, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन लीव्स। ग्रीन मैंने स्पेसिफिकली क्यों लिखा, येलो लीव्स में नहीं होती है क्या क्लोरोप्लास्ट, नहीं होती, क्योंकि येलो एक डिफरेंट कलर है, और वो कलर्स किससे मिलते हैं, क्रोमोप्लास्ट से मिलते हैं। येलो और ऑरेंज पिगमेंट जो होती है उनको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, इन फ्लावर्स प्रेजेंट है। फ्लावर्स में होते हैं ना, उनको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। ठीक है, फ्रूट्स में भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि कैरेट हो गया, वैसे तो वेजिटेबल की उसमें आती है कैटेगरी में, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स कोई भी आप लगा लो, है ना। तो कैरेट, कैरेट के अंदर होता है ऑरेंज पिगमेंट, जिसको बोलते हैं, अच्छा मैं आपको यहाँ पे और कलर लिख देती हूँ कि कौन से कलर के लिए कौन सी पिगमेंट है। ऑरेंज कलर अगर होगा तो इसका मतलब है कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ORANGE, ऑरेंज कलर। ठीक है, थोड़ा सा इधर इसको सही कर लेना। ठीक है, और दूसरी पिगमेंट होती है येलो पिगमेंट। येलो किस, कौन से कलर की, कौन से पिगमेंट की वजह से आती है, जेंथोफिल। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखनी है पिगमेंट्स के नाम। तो ऑरेंज जो कलर आता है वो आता है कैरोटिनॉइड्स। अब इसको याद करने का ट्रिक है एक, क्या ट्रिक है, सिंपल देखो, ऑरेंज है ना, कैरेट भी तो ऑरेंज होती है, तो कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स ऑरेंज के लिए। और यहाँ से याद रख लो इसको एक्स वाई, क्योंकि ऑप्शन देख के तो स्पेलिंग आपको मिली जाएगी। तो एक्स के साथ वाई आएगा, एक्स मतलब जेंथोफिल, वाई मतलब येलो। ठीक है, ऑरेंज कैरेट का होता है, तो ऑरेंज कलर के लिए कैरोटिनॉइड्स, ऐसे याद कर लो। तीसरा आता है बेटा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको वर्ड जो आया वो कहाँ से आया, आपने ल्यूकोसाइट सुना होगा, है ना। व्हाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, है ना, वहां पे आपने इसको सुना होगा, वहीं से आया ये ल्यूको वर्ड। ल्यूको का मतलब यहाँ पे आता है व्हाइट हो या कलरलेस हो। ठीक है, व्हाइट हो या फिर कलरलेस हो। तो ये कलरलेस प्लास्टिड होती हैं जो स्टोर करती हैं। ठीक है, अब देखो तीनों का फंक्शन देखें अगर हम, क्लोरोप्लास्ट जो है वो तो खाना बनवा रही है, फूड करवा रही है, फूड को बना रही है ना, फूड प्रोड्यूस कर रही है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर दे रही है, जिसके कारण फ्रूट्स फ्लावर्स कलरफुल दिख रहे हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस है, तो वो क्या काम करेगी, वो स्टोरेज का काम करती है। क्या काम करती है, स्टोरेज का काम करती है। क्या स्टोर कर रही है, स्टार्च को स्टोर कर रही है, ऑयल्स को स्टोर कर रही है, और प्रोटीन को स्टोर कर रही है। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट में जो चीजें भी स्टोर की जाएंगी उनके बेसिस पे इसके टाइप्स बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम इसको लिख के देखेंगे अब। जैसे मान लो कि उसने क्या स्टोर किया, स्टार्च स्टोर किया, है ना। अगर वो स्टार्च स्टोर करती है तो उसको हम बोलते हैं, सेकेंड इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अगर ये आपका स्टोर करे स्टार्च, तो इसको आप क्या बोलोगे, प्रोटीन स्टोर करेगी तो क्या बोलोगे, और ऑयल स्टोर करेगी तो, ऑयल स्टोर करती है तो इसको बोलते हैं इलायोप्लास्ट। ठीक है, अगर स्टार्च स्टोर करती है तो इसको हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, अगर प्रोटीन स्टोर करती है तो इसको हम बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। प्रोटीन वाले को प्रोटीनोप्लास्ट ही बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है तो प्रोटीनोप्लास्ट। स्टार्च के लिए अमाइलोप्लास्ट, और ऑयल्स के लिए इलायोप्लास्ट। मैंने लिख दिया, इसको आप अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये होती है प्लास्टिड्स के टाइप। अब इसके साथ साथ एक खास बात और है प्लास्टिड्स की, वो क्या, वो ये कि प्लास्टिड्स आर इंटर कन्वर्टेबल। क्या है, याद रखना कि जो ये प्लास्टिड्स होती है ना, ये क्या होती है, इंटर कन्वर्टेबल होती है बेटा, इंटर कन्वर्टेबल। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है कि भाई आपस में कन्वर्टेबल है। जो आपकी ल्यूकोप्लास्ट है, क्योंकि इसके पास कलर नहीं था तो ये स्टोरेज का काम हो रही थी, लेकिन अगर इसके पास कोई पिगमेंट आ जाएगी, मान लो क्रोमो कोई भी कलर आ गया, कैरोटिनॉइड्स आ गई, तो ये ऑरेंज कलर की हो जाएगी। अगर इसके पास जेंथोफिल आ गई तो ये येलो कलर की हो जाएगी। या फिर अगर किसी प्लांट में जो है क्लोरोफिल थी, किसी लीव में क्लोरोफिल थी, लेकिन अब अचानक से उसकी क्लोरोफिल खत्म हो गई है, तो वो क्या बनेगी, अब उसमें येलो कलर आ गया तो क्रोमोप्लास्ट बन जाएगी। तो याद रखेंगे कि ऑल द प्लास्टिड्स आर इंटर कन्वर्टेबल, आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है उनके पास अपना खुद का क्या होता है, ओन डीएनए एंड क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स यहाँ पे राइबोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम तो डीएनए के लिए हो गया, ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, है ना। तो
एक जो आपका प्लास्टिड होगा, इसके पास अपना खुद का डीएनए भी होगा और राइबोसोम भी होगा। यानी प्लांट के पास जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड के पास अपना खुद का डीएनए है और राइबोसोम है। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट के पास न्यूक्लियस में नहीं होगा जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस के पास तो है ही, साथ साथ में प्लास्टिड के पास भी है और उसके पास अपने प्रोटीन बनाने वाले राइबोसोम भी है, प्रोटीन फैक्ट्री जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से हम आते हैं सेकंड अपनी ऑर्गेनेली पर, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप बचपन से सुनते आ रहे हो, इट इज द पावर हाउस ऑफ दी सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लांट्स एनिमल सभी में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटीपी प्रोडक्शन में काम करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एटीपी बनवाता है, यानी एटीपी फॉर्मेशन का काम करता है। एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी होती है, सेल की होती है कि नहीं होती है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये। ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन। इसके अलावा भी कोई है क्या जो डबल मेम्ब्रेन होता है? यस, प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि प्लास्टिड जो होती है यहाँ पर क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद आता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है, तो ये अपने प्रोटीन भी खुद बनाती है और ऑटोनोमस, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। कैसी है ये? सेमी ऑटोनोमस, यानी कि सेमी मतलब हाफ, है ना, और ऑटोनोमस मतलब अपना काम जो खुद से कर पाए, सेमी ऑटोनोमस है। देन एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक रेस्पिरेशन? कह रहे हैं कि साइट है ये एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन अगर आपने लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़ा है कभी, तो आपको मालूम होगा रेस्पिरेशन जो है वो टू टाइप्स की होती है, एरोबिक और एनएरोबिक, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है, रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब है कि फूड का ब्रेकडाउन या फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन टू गेट, ठीक है, इसको ब्रेक करना टू गेट एनर्जी, टू गेट एनर्जी। ठीक है, अब ब्रेक करने के लिए अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो आप एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हो इसको। ठीक है, अगर ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े तो इसको आप क्या बोलते हो? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कोई हाइपोथेसिस कि माइटोकॉन्ड्रिया का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ? ठीक है, इवोल्यूशन इसका कहाँ से हुआ, इसके लिए एक हाइपोथेसिस हम पढ़ते हैं और उस हाइपोथेसिस का नाम क्या है? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडोसिम्बायंट थ्योरी। ठीक है, कि भाई एंडोसिम्बायंट मतलब हाँ किसी और बैक्टीरिया के अंदर थी ये, क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वो उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर आई है। दिस इज सिंपली एंडोसिम्बायोट थ्योरी। ठीक है, तीसरा ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे वो होगा वैक्यूल्स। ठीक है बेटा, वैक्यूल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? स्टोरेज सैक। सैक का मतलब क्या होता है? बैग, है ना। तो ये एक स्टोरेज बैग होती है। ये एनिमल्स में प्रेजेंट है और प्लांट में, दोनों में है क्या? बिल्कुल बेटा, एनिमल सेल्स में भी होती है और प्लांट सेल्स में भी होती है। बस एनिमल्स के अंदर छोटे छोटे साइज की होती है और बहुत सारी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है? न्यूमरस, बहुत सारी होंगी बट स्मॉल साइज की होंगी। लेकिन प्लांट्स में वेरी लार्ज वैक्यूल होता है और सिंगल वैक्यूल होता है। ठीक है, सिंगल मतलब ओनली वन वैक्यूल होगा। ठीक है, वहां पर एक ही वैक्यूल होगा लेकिन बहुत बड़े साइज का, यहाँ पे बहुत सारा है। क्या वैक्यूल की मेम्ब्रेन है या नहीं? वैक्यूल की जो है मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड। लेकिन यहाँ पर कितनी मेम्ब्रेन होंगी इसकी? डबल या सिंगल? सिंगल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन जो होती है उसका नाम है क्या कोई? इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको, टोनोप्लास्ट। ठीक है, व्हाट इज टोनोप्लास्ट? टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स में छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, प्लांट सेल्स में सिंगल होता है और लार्ज होता है। क्योंकि अब यहाँ पे स्टोरेज है इसका काम, तो यहाँ पे क्योंकि छोटे छोटे हैं तो इनका लिमिटेड स्टोरेज रहेगा, कैपेसिटी लिमिटेड रहेगा एनिमल्स में। लेकिन प्लांट्स में ये बहुत बड़े साइज का है, अराउंड 90% ऑफ द स्पेस। ठीक है, 90% ऑफ द प्लांट सेल, 90% ऑफ द प्लांट सेल को ये ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, टर्जिडिटी मतलब हार्डनेस। ठीक है, ये उसको प्रोवाइड करता है। क्या स्टोर करता है ये? अमीनो एसिड्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, मतलब बहुत कुछ जो है स्टोर कर लेता है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ी स्पेस इसने ली हुई है। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल एंड दिस इज प्लांट सेल। अब आप इसको चाहे तो देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़े, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है? इन एमीबा वैक्यूल जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिशन में। ठीक है, प्लांट सेल वैक्यूल्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सेल स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो एमीबा के अंदर जो वैक्यूल है वो न्यूट्रिशन का काम करते हैं, शेप मेंटेन करने का काम नहीं करते। लेकिन प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स हैं वो सेल का स्ट्रक्चर भी मेंटेन करवाते हैं और साथ में न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ऑर्गेनेली फोर्थ नंबर पे हम पढ़ रहे हैं क्या? गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, याद रखना है कि गोल्गी अपैरेटस है नेक्स्ट। गोल्गी अपैरेटस में क्या होता है?
गोल्गी अपैरेटस जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, पहले तो मेम्ब्रेन बाउंड है तो इसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, दो नहीं है सिंगल मेम्ब्रेन। याद रखना डबल मेम्ब्रेन दो ही स्ट्रक्चर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया था और दूसरा प्लास्टिड था। सेमी ऑटोनॉमस भी दो ही होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है। फिर आते हैं गोल्गी अपैरेटस सिंगल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद फंक्शन क्या है, स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना और पैकेजिंग करना ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है, प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन को स्टोर करते हैं, मतलब मॉडिफाई करते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं करते, ठीक है। मैन्युफैक्चर कौन करता है, ठीक है। प्रोटीन को मैन्युफैक्चर कौन करता है, प्रोटीन जिसको किसने बनाया था, मेड बाय राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स ने बनाया था प्रोटीन को, याद रखना, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ यहाँ पे लिपिड्स भी आएंगे, ठीक है। लिपिड्स को भी ये क्या करते हैं, पैकेज, मतलब अब देखो दो चीजों को, जो ये आपकी गोल्गी अपैरेटस है ये स्टोरेज करेगी प्रोटीन का और लिपिड का, फिर उनको चेक करेगी क्या वो सही से बने हैं या नहीं, अगर सही से बने हैं तो उनको जो है आगे पैकेट में भर के भेज देगी वेसिकल्स बना के, ठीक है। अगर सही से नहीं बने हैं तो उनको मॉडिफाई करेगी और फिर आगे भेजेगी। प्रोटीन को बनाया किसने, राइबोसोम ने। लिपिड्स को किसने बनाया था वो भी लिख देती हूँ, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इट वॉज मेड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ठीक है। लिपिड को असल में बनाया था SER ने और प्रोटीन को असल में बनाया था राइबोसोम ने। उन्होंने बना बना के इसको किसको भेज दिया, गोल्गी बॉडी को। गोल्गी बॉडी फिर इसको पैकेजिंग मॉडिफिकेशन करती है, कन्वर्ट सिंपल शुगर्स इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर्स, फॉर्मेशन अब वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्गी जो है ना वो इन्वॉल्व होती है लाइसोसोम फॉर्मेशन में। लाइसोसोम फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि जो लाइसोसोम आपकी ऑर्गेनेली है उसको बनाने में काम करती है ये आपका गोल्गी बॉडी, ठीक है। लाइसोसोम क्या चीज है, लाइसोसोम इज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल, है ना। सुसाइड बैग होता है आपके सेल का, है ना, लाइसोसोम्स। क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि नहीं। सुसाइड बैग है बिकॉज दे कंटेन डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके पास होते हैं, ओके। देन नेक्स्ट ऑर्गेनेल कौन सा नंबर आ गया हमारा, फिफ्थ इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER जिसको बोलते हो, ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, सिंगल मेम्ब्रेन इसके आसपास बंधी हुई है पूरे पे। फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल्स को बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है। बेसिकली क्या है ना, अगर ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, तो इस पे ऐसे ऐसे चिपकी हुई है पूरी ER, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो हमेशा न्यूक्लियस से चिपका हुआ रहता है। अब ER टू टाइप्स की हो सकती है, पहली है रफ एंडोप्लाज्मिक और दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो रफ वाली है, रफ क्यों है, क्योंकि उसके सरफेस पे कुछ ऐसा अटका हुआ है जो उसको रफ बना रहा है। वो क्या है जो अटका हुआ है, स्टडीड विद राइबोसोम्स, यानी कि RER पर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं जो प्रोटीन बनवाने का काम करते हैं और सेंड करते हैं प्रोटीन्स थ्रू ER टू न्यूक्लियस। तो यानी बेसिकली RER जो है उसके ऊपर प्रोटीन बनाने वाला राइबोसोम लगा हुआ है, और ये राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाता है, इसलिए RER भी प्रोटीन ही बनाएगा। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक पे आप देख रहे हो ये रेड रेड वेसिकल्स नहीं है, ये जो यहाँ पे दिख रही है छोटी छोटी, इस पे नहीं है, इस पे नहीं होती है। यहाँ पे जो देख रहे हो ये क्या है, SER, ओके। सो SER पे कोई राइबोसोम नहीं होता, तो इसलिए ये लिपिड और फैट मॉलिक्यूल बनाती है। क्या बनाती है, लिपिड बनाती है और फैट मॉलिक्यूल्स बनाती है, साथ साथ में डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो इसका सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन मतलब मेन फंक्शन तो ये है लिपिड बनाना, फैट बनाना, लेकिन सेकेंडरी फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स, ड्रग्स, स्पेशली इन लिवर। लिवर में खासकर ये काम होता है। सुना भी होगा आपने, लिवर जो है वो डिटॉक्सिफाइंग ग्लैंड है बहुत अच्छी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, तो SER जो है वो लिपिड और फैट मॉलिक्यूल बनाती है, इसलिए ये जो लिपिड्स और फैट है ना ये यूज होते हैं इन द, यूज का होते हैं ये यूज्ड, ये लिपिड्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। लिपिड्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बनाने में ये काम आते हैं, इसलिए ये जो SERS की जो ये सिंथेसिस है लिपिड काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस जो ये प्रोसेस हुई है ना इसका एक नाम होता है, इसकी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनीबडी जिसको आता हो वो अपने मन में आंसर सोच लेना, मैं आंसर बताऊं जरा इसका क्या है, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। आप अगर नोट बना रहे हो तो वेल एंड गुड, साथ साथ बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इन केस आप अभी नोट नहीं बना पा रहे हो, भी आप सिर्फ सुन रहे हो या कुछ आपका छूट जा रहा है, तो ये पूरी की पूरी जो PDF है एज इट इज आपको कहाँ मिलेगी, ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से मिल जाएगी पूरी PDF।
और बहुत सारा कंटेंट भी जो है वो आपको वहीं पे मिलेगा। ठीक है, ऐप पता है आपको कौन सी है ना, जीत ऐप। यहाँ पर आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी पीडीएफ। ठीक है, क्लास पीडीएफ यानी कि नोट्स। ठीक है, ये आपको वहां पे मिल जाएंगे अच्छे से, और बहुत सारा बाकी का जो कंटेंट होगा वो भी वहीं पे अपलोड होगा, तो वो आप डाउनलोड कर लेना, आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू पता भी चलता रहेगा। ओके, और साथ में टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहां से आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आपको क्लास का लिंक, ठीक है, कुछ क्विज, क्लास क्विज जो है वहां पे अपलोड होती रहेंगी, वहां के थ्रू आप काफी सारा कंटेंट देख लोगे और जो है प्रैक्टिस करते रहोगे रेगुलर बेसिस पे। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। डिफ्रेंसिएशन दी हुई है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की, क्या डिफरेंसेस हैं बता दो। तो आपको पता है भाई, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है सिंपल। ठीक है, प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या है, प्रिमिटिव। कैरियोट्स, कैरियोट्स वर्ड कहाँ से आया, कैरियन से आया। ठीक है, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो सिंपल या फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो ये इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, क्या नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि भाई ऐसा न्यूक्लियस जिसके आसपास में ये मेम्ब्रेन हो, दिख रही है ना बाहर ये वाली मेम्ब्रेन, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंपल न्यूक्लियस यानी प्रोकैरियोट्स। न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं होती तो उसका एक नाम बन जाता है क्या, न्यूक्लियोइड। क्या नाम पड़ जाता है उसका, न्यूक्लियोइड। क्रोमोसोम यहाँ पर सिंगल होता है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज इसमें प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गई, आर्की बैक्टीरिया हो गया, मतलब जो भी आपके सिंपल सिंपल ऑर्गेनिजम्स है इनमें ये आप बैक्टीरिया वगैरह, इनमें यही मिलता है आपको, प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल होते हैं ये। ठीक है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती बिल्कुल भी। माइकोप्लाज्मा जो है वो आपका स्मॉलेस्ट सेल है, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़े नेक्स्ट पे, यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स कौन होते हैं, जिनके पास क्या हो, अच्छा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, है ना। तो ये आपके यूकैरियोट्स, यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, कैरियन का मतलब तो वही है न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस होगा इनके पास, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी साथ साथ में, साइज काफी लार्ज होता है, एक क्रोमोसोम से ज्यादा क्रोमोसोम मिलता है, जैसे कि हमारी बॉडी में है ना 30 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो हम क्या है, यूकैरियोट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली भी मिलेगी, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी मिल सकती है। प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल कौन होता है, याद है किसी को, एमीबा। ठीक है, ये सभी क्या है, यूकैरियोट्स हैं। फंजाई, फंजाई के एग्जांपल राइजोपस, RHIZOPUS, राइजोपस। ठीक है, PUS, एनिमल्स और प्लांट्स। चलो ठीक है, समझ गए। तो ये सब होते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंशिएशन। देन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है किसका, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स का क्या फर्क होता है बताओ। क्रोमेटिन जो वर्ड है, क्रोमेटिन अनबाउंड डीएनए, बेटा इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ये बच्चे छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है, इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि ये काफी इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ओके, क्रोमैटिन जो होता है वो क्या है बच्चे, अनबाउंड डीएनए, मतलब वो वाला डीएनए जो खुला हुआ रखा है। ठीक है, जो डीएनए ऐसे 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 है, वो अगर ओपन फॉर्म में ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, दैट इज अनबाउंड डीएनए। उसके बाद नेक्स्ट, फाउंड थ्रू आउट इंटरफेस। इंटरफेस क्या है, एक सेल साइकिल का फेज है, मैं आपको सेल डिविजन की अलग से क्लासेस दूंगी आपकी। ठीक है, तो सेल डिविजन में आपको उसमें इंटरफेस तब पढ़ाऊंगी। ठीक है, डीएनए मतलब याद रखना कि आपका क्रोमेटिन है ये इंटरफेस में मिलता है सेल डिवीजन के वक्त। ठीक है, डीएनए यूज फॉर मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसिस, और बाकी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इसका क्रोमेटिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए। अब सिंपल है भाई कि प्रोटीन, क्रोमेटिन जो है वो क्या चीज है, हिस्टोन और डीएनए को अगर बांध दिया जाए, हिस्टोन क्या चीज है, प्रोटीन होती है। अगर मैं आपको एक और जनरल सा एक स्ट्रक्चर सा बना के इसको समझाऊं, तो सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि ये प्रोटीन है, 1 2 3 4, इस तरीके से पीछे भी होंगे, टोटल 4, मतलब जैसे आगे 4 है आप पीछे भी 4 होंगे, 3D स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर टोटल कितने होते हैं, 8 न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। ठीक है, और ये जो मैं ब्लैक ब्लैक लेकर आ रही हूँ ये क्या है, डीएनए। अब आप इसको एक सिंगल बॉल को समझो एक बारी, कि मान लो यहाँ पर एक ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, दिस इज द हिस्टोन प्रोटीन, इसके आसपास में डीएनए रैप है, ये आया, आप डीएनए लेकर इसके आसपास में ऐसे लपेट दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये डीएनए था ब्लैक वाला और ये हिस्टोन है। ठीक है, इस तरीके से 8 होंगे ऐसे, आगे 4 पीछे 4, इस तरीके से पीछे में बंधा हुआ है, तो ये कहलाता है क्या, न्यूक्लियोसोम। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसोम। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम,
इट इज नथिंग बट डीएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, बस इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो ये धागा है, ठीक है, ये धागा है जो ब्लैक वाला है, इसको ऐसे ऐसे कैसे रखना मुश्किल है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हमने रील देखी होगी, रील वो इंस्टाग्राम वाली रील नहीं है जो धागे वाली रील होती है, इसमें पूरा धागा ऐसे कॉइल हो रखा होता है ना, तो ऐसे यहाँ पर इसके अराउंड धागा कॉइल रखा है ताकि इसको स्टोरेज आसान हो। ओके, इस तरीके से क्रोमोसोम्स है बच्चे, क्रोमोसोम्स जो है वो हाईली पैक्ड डीएनए होता है, अगर डीएनए खुला हुआ है तो वो क्रोमेटिन है, डीएनए बंद गया है तो क्रोमोसोम है, ये ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन दिखता है। ठीक है, वो जब ऐसे ऐसे बना होता है ना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, देख रहे हो आप यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो जब इसको सेपरेट करना होता है उस समय दिखता है। डीएनए नॉट बीइंग यूज, इसको आप सिंथेसिस के लिए यूज नहीं करते, ये क्रोमेटिन ही है लेकिन ये थोड़ा थिक होता है। ठीक है, थोड़ा थिक फाइबर्स होते हैं इसके। अब यहाँ पे ये देखो, ये दिखाई हुई न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड विद डीएनए, डीएनए क्रोमोसोम। अच्छा, मैं आपको क्रोमोसोम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कि ये आपका इस तरीके से अगर मान लो क्रोमोसोम है, इसको पहले तो इरेज करते हैं, ये अच्छा नहीं बना। ठीक है, इसको देख लो आप, यहाँ पर ये क्रोमोसोम बना हुआ है, जो इसकी एक आर्म होती है ना, मैं आपको जो रेड वाला मार्क कर रही हूँ, दिस इज वन। ठीक है, वन साइड ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमेटिड, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिड। ओके, तो इसकी दूसरी साइड को क्या बोलेंगे, दूसरी साइड को भी क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द अदर साइड ऑफ द क्रोमेटिड, दिस। तो रेड और ब्लू जो मैंने अलग अलग कलर करे हैं, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरी वाली दूसरी क्रोमेटिड। जब सेल डिवीजन होगी तो दोनों क्रोमेटिड ऐसे अलग अलग खिंच जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, मतलब सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा हिस्सा होता है ना क्रोमेटिड का, इसको आप बोलते हो पी आर्म, ऊपर वाले हिस्से को, दिस मच। ठीक है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको आप बोलते हो क्यू आर्म। तो एक क्रोमोसोम की टू आर्म्स, मतलब एक क्रोमेटिड की दो आर्म होती है, पी आर्म और क्यू आर्म। ऐसे ही दूसरे क्रोमेटिड पे भी होगी, ऊपर होगी पी आर्म और नीचे होगी क्यू आर्म। ठीक है, पी आर्म क्यू आर्म, बीच में इनको ऐसे बांधा जाता है यहाँ से, जिसको आप बोलते हो सेंट्रोमियर, क्या बोलते हो, सेंट्रोमियर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आप क्रोमोसोम को खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हम समझते हैं, देखो। अच्छा, यहाँ पे बनाया हुआ है काफी अच्छा डायग्राम। तो ये मान लो कि ये मेरा क्रोमोसोम था। ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ जो मैंने ऊपर किया। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में इनको लॉक किया हुआ है, एक दूसरे के साथ बांधा हुआ है। ओके, यहाँ पर जो आपका ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको क्या बोला आपने, इसको तो हमने बोला था पी आर्म। ठीक है, जो नीचे वाला हिस्सा था इसको क्या बोला था आपने, इसको हमने बोला था क्यू आर्म। तो क्या यहाँ पे भी सेम होता है, हाँ जी, यहाँ पे भी सेम होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला, वन एंड देन टू, ठीक है, दिस दिस कंप्लीट साइड इज नोन एज क्रोमेटिड, क्या बोलते हो उसको, क्रोमेटिड। अगर इसी तरीके से इधर भी हो तो, अगर इसी तरीके से यहाँ पे भी हो तो इस तरीके से ये, तो इसको क्या बोलोगे, इसको भी यही बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड। ये भी एक क्रोमेटिड है, इसलिए इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हो। ठीक है, बीच में इनको रोकने के लिए कुछ है क्या, हाँ ये रहा बीच में, इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर हम वापस आते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि भाई अगर आप क्रोमोसोम को ओपन करें, ठीक है, अब मैं इसको, ये हमारा अगर क्रोमोसोम था, स्ट्रक्चर के बाद अलग से समझ लो। क्रोमोसोम को अगर आप ओपन करोगे, यहाँ से अनवाइंड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपने देखा होगा पिक्चर्स में, टीवी में, मूवी में, किसी वीडियो में, कहीं फोटो में, बुक में, कहीं तो देखा होगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर है ना, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डीएनए, है ना। तो क्रोमोसोम को जब आप ओपन करते हो तो आपको क्या मिलता है, डीएनए मिलता है ना बेटा। और ये जो डीएनए होता है, ये किस चीज से मिलके बना है, ये डीएनए किस चीज से मिलके बना है, ये बना है नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पहले जो ये बॉन्डिंग दिख रही है, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये है एच बॉन्ड। व्हाट इज एच हियर, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये डीएनए के जो दो तार हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, जो डीएनए है वो कैसा स्ट्रक्चर है, इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये किस में दिया था, ये डबल हेलिक्स मॉडल में दिया था, किस में दिया था बेटा, डबल हेलिक्स मॉडल। ये डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, ये डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल इसको बोलते हैं, वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए इसको बोलते हैं। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है,
उनका ये मॉडल था, याद रखना। अब यहाँ पर ये जो H बॉन्ड है ये किसके बीच में बना हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न, कि भाई ये जो H बॉन्ड आप बोल रहे हो ये किसके बीच में है, दिस H बॉन्ड इज बिटवीन ATGC। ए यानी एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन देख के ATGC से आप समझ जाओगे। ए जो होता है और टी होता है उनके बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। AT के बीच में डबल बॉन्ड और GC के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखना है बिल्कुल अच्छे से इसको, ATGC। ओके, अब याद रखना है इसको कि डबल बॉन्ड है, और ये कौन सी वाली बॉन्डिंग है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओके बच्चे, तो ये हो गया आपका ATGC के बीच में बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस तरीके से रहता है ये पूरा। अब और हम आए इस पे, इनको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, ATGC को ही बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। और यहाँ पे मैंने DNA की बात करी है, अगर ये जेनेटिक मटेरियल DNA ना हो, मान लो ये क्या हो, ये RNA हो, ठीक है, ये तो हो गया DNA में, ठीक है, इन DNA। लेकिन अगर ये DNA ना होता बच्चे, ये RNA होता, तो इसमें क्या होता, इन RNA में होता है क्या। अच्छा, आप लोग मुझे जरा DNA और RNA की फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम है क्या, अगर मालूम है तो मुझे कमेंट्स में बता देना आप लोग इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। DNA और RNA की फुल फॉर्म क्या होती है, विदाउट चीटिंग बताना, ठीक है। RNA जो होता है उसके अंदर ATGC नहीं होता, AUGC होता है। क्या होता है, AUGC, इसके अंदर U होता है, U का मतलब होता है यूरासिल, ठीक है। तो ATGC नहीं होता, यूरासिल होता है, AUGC। A और U की बॉन्डिंग होती है, G और C की बॉन्डिंग होती है, डबल ट्रिपल वो वैसे रहता है, ठीक है। तो RNA में T को रिप्लेस किसने किया, U ने रिप्लेस किया। ओके, अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल पर आ चुके हैं, कौन है वो, एक मिनट, कितना नंबर था, फिफ्थ हो गया था, अब ये सिक्स्थ आ गया आपका, सिक्स्थ, विच इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये कंट्रोल सेंटर होता है आपके सेल का, ये ब्रेन भी बोलते हैं हम इसको सेल का। डबल लेयर्ड होता है, याद रखना, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर, जो कि रॉड शेप्ड होते हैं, जिसके अंदर DNA और प्रोटीन, आपने पढ़ा ना अभी कि क्रोमोसोम जो है वो, या क्रोमैटिन जो है वो किससे बना है, DNA से और प्रोटीन से। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन था, हिस्टोन प्रोटीन था, याद होगा, है ना। जीन होते हैं इसके अंदर और इनहेरिटेड फॉर इनहेरिटेंस। अब अगर आप देखो वापस से DNA पे आओ, तो DNA का जो एक सेगमेंट होता है ना, अगर मैं बोलूं ये हिस्सा, तो दिस इज नोन एज सेगमेंट, ठीक है। तो segment of DNA is known as gene। तो DNA की एक सेगमेंट को जीन बोलते हैं, जो कोडिंग करता है, ठीक है, कोडिंग करता है। कोडिंग वगैरह ये सब चीजें हम बाद में बात करेंगे इनकी। सिंपल है कि भाई जो हेरिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा DNA इंपॉर्टेंट नहीं होता है, DNA के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जीन जिसको बोलते हैं, वो आपकी कोडिंग करते हैं, है ना, जो आपके फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को बता रहे हैं कि क्रोमेटिन जो है उसमें क्या लिखा है, DNA प्रेजेंट एज क्रोमेटिन मटेरियल व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग, ठीक है। DNA जो है वो क्रोमेटिन की तरह रहता है व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग। सिर्फ कब दिखता है क्रोमेटिन, जब इंटरफेज आता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, फिर पूरा जब सेल डिवाइड हो रहा है तब क्रोमोसोम दिखते हैं उसके बाद, राइट। न्यूक्लियोलस, साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। न्यूक्लियस के अंदर ही ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा पार्ट है जिसको क्या बोला है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स जो है वो बन रहे हैं, साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट है सेल वॉल। नेक्स्ट क्या है बच्चे, सेल वॉल। विच नंबर पे आ गए हैं हम लोग, ये आपने कौन सा किया था, सिक्स्थ, देन दिस इज सेवेंथ। सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है बेटा, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, यानी कि ये सब में नहीं है, पहली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इट इज एबसेंट इन एनिमल सेल्स, ठीक है। एनिमल्स के अंदर ये नहीं प्रेजेंट, ठीक है, याद रखेंगे, एनिमल्स के अंदर आपका सेल वॉल नहीं है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद, अब देखो पहले आएगी सेल मेम्ब्रेन, उसके, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, उसके बाद आएगी सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। प्लांट्स में है, फंजाई में है, बैक्टीरिया में है, प्लांट्स में है, फंजाई में है और बैक्टीरिया में भी है। क्या काम करती है, इट फंक्शंस फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ये आपके प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देने का काम करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में जिसमें वो खुद से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो हार्श एनवायरनमेंट में सेल को प्रोटेक्ट भी करती है और उसको रिजिड शेप स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है साथ में, है ना, उसको बर्स्टिंग यानी कि उसको फटने से, है ना, ब्रेक डाउन होने से बचाती है। प्लांट्स के अंदर ये किससे बनी है,
सेलुलोज से। तो ये है मेड अप ऑफ। प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? वो बनी हुई है आपके सेल्यूलोज से। फंजाई में बनी हुई है काइटिन से, और बैक्टीरिया में बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकन। प्लांट्स में सेल्यूलोज, फंजाई में काइटिन, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन। कितना ब्यूटीफुल है, ये तीनों का कॉम्पोजिशन याद रखना। उसके बाद एक टर्म है प्लाज्मोलाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना, तो ब्रेक डाउन। प्लाज्मो, जब एक लिविंग प्लांट सेल अपने अंदर से सारा वाटर लूज कर देता है थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पता है ना, व्हाट इज ऑस्मोसिस? आंसर करोगे इसका भी मुझे कमेंट्स में आप। ऑस्मोसिस मालूम होना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा सा सोच के मुझे बताइए। द सेल कंटेंट्स श्रिंक, क्योंकि प्लांट के अंदर, सेल के अंदर बेसिकली जो सेल के अंदर जितना भी पानी था वो उसने लूज कर दिया, ठीक है, सारा पानी बाहर चला गया, तो वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि आपस में ऐसे उसकी दीवारें पास पास आने लगेंगी। फ्रॉम द सेल वॉल, जिसको आप बोलते हो प्लाज्मोलाइसिस। सेल वॉल प्लाज्मोलाइसिस से भी बचाता है सेल को, ठीक है, कि सेल कहीं अपने आप में पूरा का पूरा पिचक के कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है, समझ गए हो? उसके बाद है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ऑस्मोसिस एंड सेल एनवायरनमेंट। ऑस्मोसिस आपको पता है क्या है? ऑस्मोसिस होता है बेटा सिंपल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का ट्रांसफर होना, ठीक है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ज्यादा से कम की तरफ पानी का बहना बिना एटीपी के, ठीक है, विदाउट एनर्जी, विदाउट एटीपी लगे हुए, तो ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीन केसेस हैं। हाइपोटोनिक में क्या होता है, बाहर तो कॉन्सेंट्रेशन कम है और हाई वाटर कॉन्सेंट्रेट, देखो सिंपल है कि लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यानी कि पानी जो है आउटसाइड लो है, हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, सेल गेन्स वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब देखो यहाँ पर तो बहुत बहुत सारा पानी है, अंदर पानी कम है, तो अगर ऑस्मोसिस होगी तो वो क्या चाहेगी? ऑस्मोसिस ये चाहेगी कि भाई इक्विलिब्रियम आ जाए, तो बाहर से वो अंदर लेकर आएगी पानी को, ठीक है, वाटर कहाँ आएगा? अंदर की तरफ आएगा सारा का सारा बाहर से। अगर पानी अंदर आएगा तो सेल क्या होगा? स्वेल हो जाएगा। तो सेल स्वेल हो जाता है हाइपोटोनिक कंडीशन में। दूसरी सिचुएशन पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हाइपरटोनिक पर। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि हाइपरटोनिक में हायर अरे हाई हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है आउटसाइड, लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मान लो अंदर तो बहुत सारा वाटर है, ठीक है, और बाहर जो है मान लो कम वाटर है, तो ऐसे केस में क्या होगा? हाई टू लो जाएगा, हाई टू लो जाएगा, है ना, बाहर से जाएगा, और सॉरी अंदर से जाएगा बाहर की तरफ वाटर। अब यहाँ से अंदर से इधर आ गया पानी सारा। अब सेल क्या करेगा? अपना वाटर लूज कर जाएगा। सेल वाटर लूज करेगा तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी? पतली हो जाएगी, वो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। तो ऐसे केस में वो क्या होगा बच्चे? श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर वो स्वेल हो रहा था, यहाँ पर वो श्रिंक हो रहा है। हाइपरटोनिक में श्रिंक होता है, और हाइपोटोनिक, अभी इसको याद रखने का तरीका क्या है, हाइपो में ओ आता है ना, ओ कैसा होता है? मोटा होता है ना। ओ अगर मोटा होता है तो यहाँ पर सेल भी मोटा हो जाता है। हाइपर में तो ओ आता ही नहीं है, मतलब हाइपर में, इधर में टोनिक की बात नहीं कर रही मैं, टोनिक में मत जोड़ना इसको। आइसो में क्या होता है? सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जितना पानी अंदर है इक्वल होता है बाहर के, मतलब दोनों में बराबर पानी है। तो इक्विलिब्रियम में तो नेट वाटर का मूवमेंट जो है वो कुछ नहीं होता, नेट नो मूवमेंट। तो सेल की जो शेप है, शेप में नो चेंज, शेप में नो चेंज, शेप में नहीं बदलाव आता कोई भी, ठीक है। तो तीन टाइप की ऑस्मोसिस हमने पढ़ी है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। आइसो में कोई चेंज नहीं आ रहा, हाइपर में पतला हो रहा है सेल, और हाइपो में सेल फूल जा रहा है क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी अंदर कम थी। अब हमारा एक ऑर्गेनेली आता है सेल वॉल के बाद, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप एक नाम से और जानते हो, सेल मेम्ब्रेन से, है ना, सेल मेम्ब्रेन। कह रहे हैं भाई फ्लेक्सिबल सा स्ट्रक्चर होता है, रिजिड नहीं होता, जो कि लिपिड से प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। मैंने अभी आपको इसका प्रोसेस बताया था, किस प्रोसेस से बनता है वो मुझे बता दो। अगर ये याद है आपको कि विच ऑर्गेनेली जो है, कौन सी ऑर्गेनेली थी जो मेम्ब्रेन बायो मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एक्चुअली, है ना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कर रही थी, वो बता देना मुझे जरा। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस,
आप जितने आंसर्स दोगे उसी हिसाब से मुझे पता चलेगा कि भाई आपको अच्छे से याद है या नहीं, समझ आया कि नहीं। देखेंगे कि कितने बच्चों ने आंसर बताया एक्चुअल में, विदाउट चीटिंग के बता रहे हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कौन कर रहा था मुझे बताओ। उसके बाद है फंक्शन, क्या काम है इसका, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। पहली बात, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, जो एंट्री अलाउ करेगी और एग्जिट भी करने देगी कुछ मटेरियल्स को थ्रू डिफ्यूजन, मतलब कि सिलेक्टिवली है। ऐसा नहीं है कि वो गेट है वो ओपन ही है सबके लिए, कि सब आ सकते हैं सब जा सकते हैं। गेट तो है लेकिन वहां पे एक वॉचमैन खड़ा है, ठीक है। वो सिलेक्टिव लोगों को अंदर जाने देगा और सिलेक्टिव को ही बाहर, तो सिलेक्टिवली परमिएबल है। फिर आता है नेक्स्ट प्रोसेस, एंडोसाइटोसिस। जैसा इसका नाम है बच्चे, एंडो का मतलब क्या होता है इन, साइटोसिस का मतलब होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर अगर कोई चीज खानी है, ठीक है, तो उसके लिए मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो सेल को अगर कोई फूड को एनगल्फ करना है तो उसको हम बोलते हैं, कौन सी प्रोसेस से एनगल्फ करेगा, एंडोसाइटोसिस से। तो याद रखना कि कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल एनेबल होता है कुछ भी खाने पीने के, किसी मटेरियल को अंदर जो है इनटेक करने के, वो कौन है, एंडोसाइटोसिस। ओके, याद रखेंगे। अमीबा जो है इसी प्रोसेस को यूज करके सेल इनटेक करता है, मतलब अपने फूड पार्टिकल्स को इनटेक करता है। अब यहाँ पे बेटा एक इंपॉर्टेंट सी बात बोली है कि सेल साइज एक्सट्रीम्स, कुछ एक्सट्रीम चीजें होती है ना कि भाई ये तो बहुत ही बड़ी है या बहुत ही छोटी है। जो सबसे बड़ा सेल है वो कौन है, ऑस्ट्रिच का एग है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल जो है ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट सेल देख रहे हो, न्यूरॉन हमारी बॉडी का सेल है। अब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फर्क है आपको मालूम है, तो हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है न्यूरॉन्स की, जिसको नर्व सेल बोलते हो, है ना, नर्व सेल, जो मैसेज ट्रांसमिशन के काम आती है। फिर आता है स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हमने किससे रिलेटेड पढ़ा था, किसी को याद है कि माइकोप्लाज्मा का नाम किस टॉपिक में हमने पढ़ा था, पढ़ा याद हो तो मुझे बताना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यूनिसेलुलर माइक्रो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, आपको पता है। जैसे कि अगर आप देखो बेटा, यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, जिसमें सिंगल सेल्ड हो, तो मेड अप ऑफ वन सेल। सिंगल सेल जिंदगी के सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मल्टी सेलुलर मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे सेल्स होंगे, मोर देन वन सेल होंगे जो काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको डिविजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, यानी कि सेल्स आपस में काम बांट लेंगे, कि एक सेल जो है वो खाना पकाएगा, दूसरा सेल खाना स्टोर करेगा, तीसरा सेल सफाई करेगा, चौथा सेल डेड ऑर्गेनिजम्स को क्लीन करेगा। तो यहाँ पे सब के अलग अलग काम बटे होंगे, जैसे एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, फंजाई हो गया, इन सब में बटे होते हैं सबके काम। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स याद रखने। अब हम कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं, है ना। चलो जल्दी से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, क्या हम कर पाएंगे उन्हें सॉल्व या नहीं। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स याद होगा, फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली। कौन था जो लाइसोसोम बना रहा था, क्या न्यूक्लियस कोई लाइसोसोम बनाता है, न्यूक्लियस तो राइबोसोम बना रहा था, याद होगा, न्यूक्लियोलस के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एससीआर और आरईआर दो टाइप्स की थी। एससीआर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कर रही थी और आरईआर प्रोटीन सिंथेसिस कर रही थी। गोल्गी बॉडीज या राइबोसोम, राइबोसोम थोड़ा ना बनाएंगे, राइबोसोम तो प्रोटीन बनाते हैं। गोल्गी बॉडी होती है जो लाइसोसोम्स को बनाती है, सुसाइड बैग जो हमने पढ़े थे, है ना, याद है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, इसके नीचे क्या है, अच्छा मैच करना है इसको, तो बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी फॉर्मेशन के रिलेटेड है। अब ए के लिए 4 होना चाहिए, ए के लिए 4 दो में है, तो यानी मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मैंने दो हटा दिए पहले ही, ठीक है। सारा करने से अच्छा है जो इंपॉर्टेंट है पहले वो कर ले। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है, क्योंकि प्लांट्स में होती है और किसी में तो होती नहीं। तो बी के लिए 1 होना चाहिए, बी के लिए 1 हमारा सी ऑप्शन कह रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, बिना पूरा सॉल्व किए पता चल गया आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन अमंग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, करेक्ट ढूंढनी है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है, गलत है, उनके पास तो न्यूक्लियोइड होता है, बिना सेल बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, गलत है भाई, दोनों में होते हैं ये तो। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली, ओनली में नहीं, दोनों में प्रेजेंट है, यूकैरियोट में भी और प्रोकैरियोट में भी, ठीक है, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ठीक है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है ये, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, बिना मेम्ब्रेन के होते हैं, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी कौन सी ऑर्गेनेली है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम। तो बी ऑप्शन सही है ना, कि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स है ना एनिमल सेल्स, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, राइट। सेल वॉल दोनों में नहीं होती, याद होगा ना कि सेल वॉल दोनों में नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा पार्ट है जो दोनों में मिलता है, प्लांट में भी मिलता है एनिमल में भी। फाउंड इन बोथ, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल। क्लोरोप्लास्ट तो एनिमल में नहीं है। सेल वॉल, न्यूक्लियस और वैक्यूल, सेल वॉल, न्यूक्लियस और वैक्यूल। सेल वॉल तो हमारे एनिमल्स में नहीं होती,
सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अब क्लोरोप्लास्ट एनिमल में नहीं होता, लेकिन सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये तो सभी में होते हैं, राइट। चलो आगे, चलो ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देखो। पहले वाले में स्ट्रक्चर बताना है, इसको पूरे को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं। ये आपका 2024 या 2025 का ही क्वेश्चन है सीडीएस का, ठीक है, काफी रीसेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको सारा नहीं पढ़ने की जरूरत होती, इसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन अगर दिख जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ये वाला और क्वेश्चन, इसको आप ए बोल दो, नहीं, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे दोगे इन कॉमेंट्स, ठीक है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज जो है चाहिए हो, मतलब जैसे पीडीएफ चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो एक तो, और दूसरा ये पीडीएफ तो आपको ऐप पे मिलेगी, ठीक है। जीत ऐप पे आपका फोल्डर होगा सीडीएस का, केसरी बैच, वहां पे क्लास पीडीएफ होंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। तो आंसर देने के लिए कमेंट्स में इसका और इसका मुझे आंसर दोगे। सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, वो मुझे बताना जरूर। अब मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, पढ़ते रहो, एंड जय हिंद।